हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। आज उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे जो है चार्ल्स लॉ को कंटिन्यू करेंगे, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 3 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 2 देख लें। तो इसमें है कि एक बैलून है, ठीक है। इसके अंदर मार्बल्स रखा हुआ है कुछ, और जब प्रेशर इनिशियली 2 atm है तो टोटल वॉल्यूम जो है वो है 1 लीटर, मतलब 1000 ml। अब मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ मार्बल्स है और एक मार्बल के कारण वॉल्यूम है 10 ml, तो n मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा? 10 इंटू एन एम एल, 10 n ml होगा। तो 1 लीटर में 10 ml वॉल्यूम मार्बल के कारण है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर होगा 1000 माइनस 10n, 1000 माइनस 10n ml। अब क्या किए, प्रेशर को जो है 2 atm से 4 atm पे इंक्रीज किए, 2 atm से 4 atm। तो प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो पी फाइनल आपका हो गया 625 ml। लेकिन 625 ml टोटल वॉल्यूम है, उसमें से मार्बल्स का वॉल्यूम तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि मार्बल्स सॉलिड होता है, इसका वॉल्यूम में तो डिक्रीज होगा नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है गैस का प्रॉपर्टी है, बॉयल्स लॉ जो पढ़े हैं गैस के लिए। तो एन मार्बल्स है तो इसके कारण वॉल्यूम 10n ही होगा। तो वॉल्यूम ड्यू टू गैस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम गैस का 625 माइनस 10n, इतना ml वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। इनिशियली वॉल्यूम इतना था, फाइनली वॉल्यूम इतना हो गया 625 माइनस 10n। अब जो है पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल लगा दीजिए, बॉयल्स लो। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P इनिशियल 2 इंटू वी इनिशियल 1000 माइनस 10n इक्वल टू P फाइनल 4 इंटू 625 माइनस 10n। तो यहाँ से 2 टाइम्स हो रहा है, 1000 माइनस 10n इक्वल टू 1250 माइनस 20n। तो ये जब इस तरफ आएगा तो 20n माइनस 10n, 10n इक्वल टू, और ये 1000 इस तरफ जाएगा तो 250, तो n इक्वल टू 25 होगा। मतलब आपके पास टोटल 25 मार्बल्स है, तो 25 मार्बल्स के कारण वॉल्यूम हो जाएगा 250 ml। तो इनिशियली जो है एयर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, एयर जो है 750 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, तो इसका हाफ हो जाएगा वॉल्यूम फाइनली, क्योंकि प्रेशर डबल हो रहा है। तो 750 का हाफ 375, और 625 माइनस 250 कीजिए, 375 ही आ रहा होगा। 625 माइनस 250 375 ही आता है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स 25 होगा। इस बैलून के अंदर 25 मार्बल्स प्रेजेंट है। अब जो है चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ आपका हो गया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर इन केल्विन के, लेकिन उसमें नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। फिर से आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट है, वी इक्वल टू एनआर अपॉन पीटी। ये टर्म कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और टेम्परेचर ऐसा यूनिट केल्विन में होता है, तो वही है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट अगर रहेगा तो यही आपका चार्ल्स लॉ है। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय a गैस सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस सैंपल इन केल्विन। टेम्परेचर जो है केल्विन में होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस सैंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर इन केल्विन के। उसमें से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस होना चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कांस्टेंट और प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, तब ऐसा होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू के डैश इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। के डैश आपका दूसरा कांस्टेंट है, जैसे बॉयल्स लॉ के लिए आप कांस्टेंट माने थे के, तो चार्ल्स लॉ के लिए मान लीजिए के डैश, जहाँ पे के डैश जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। यही तो है के डैश, वॉल्यूम इक्वल टू के डैश टी के, तो के डैश इक्वल टू एन आर अपॉन पी, मतलब के डैश के डैश जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के, और के डैश
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसी को आप लिख सकते हैं V अपॉन टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू K डैश इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब V अपॉन टेम्परेचर इन केल्विन जो है ये कांस्टेंट होगा। चार्ल्स लॉ यही है, V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है केल्विन में ही होना चाहिए SI यूनिट में। इसी को आप बोल सकते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल टू VT अपॉन T2। के तो केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए बस। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। इसको आप इस तरह समझिए कि अगर नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट है, अब क्या हुआ कि इनिशियली वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो आप लिख सकते हैं ना V1 अपॉन T1 इक्वल टू NR अपॉन P। अब जो है फाइनली वॉल्यूम को V2 कर दिए और टेम्परेचर को T2 कर दिए, लेकिन ये प्रोसेस जो हुआ उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो V2 अपॉन T2 इक्वल टू भी NR अपॉन P ही होगा, क्योंकि V2 अपॉन T2 पे भी प्रेशर P ही है और नंबर ऑफ मोल N ही है। तो PV इक्वल टू NRT तो हर जगह वैलिड है। P इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम V2 है, NR इंटू T टेम्परेचर T2 है, तो V2 अपॉन T2 भी NR अपॉन P के इक्वल होगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 हो जाएगा। दूसरा आप इसी को लिख सकते हैं V इक्वल टू K डैश इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये जो है कन्वर्जन है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है टेम्परेचर में। जैसे आपके पास अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, तो टेम्परेचर इन केल्विन होगा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, टेम्परेचर इन केल्विन को टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो वॉल्यूम इक्वल टू K डैश इंटू दिस, दोनों एक ही चीज है। टेम्परेचर इन केल्विन लिखिए या टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 लिखिए। इसके बाद V वर्सेस TK का ग्राफ, तो V इक्वल टू K डैश TK है, टेम्परेचर इन केल्विन है। अब V बाई एक्सिस, y इक्वल टू एम, TK आपका x एक्सिस है, y इक्वल टू एम एक्स, एम आपका स्लोप होता है। पिछले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ाए थे कि ये सब स्ट्रेट लाइन में आप पढ़िएगा, m जो होता है ये स्लोप होता है और x आपका x एक्सिस पे किसको प्लॉट कर रहे हैं, टेम्परेचर को x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो इसके साथ K डैश है। मतलब ये जो y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है और उसका स्लोप m होता है। तो यहाँ देखिए y है आपका V, m है K डैश, x एक्सिस पे टेम्परेचर को प्लॉट कर रहे हैं, तो स्लोप जो होगा इस स्ट्रेट लाइन का वो K डैश होगा, स्लोप इक्वल टू K डैश। इसके बाद ये जो है अगर टेम्परेचर इन केल्विन 0 हो गया तो वॉल्यूम भी 0 होगा, मतलब 0,0। तो ओरिजिन से ये स्ट्रेट लाइन पास करेगा, लेकिन टेम्परेचर इन केल्विन 0 नहीं हो सकता है। ये 0 केल्विन टेम्परेचर करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ से डॉटेड लाइन रहता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन तो होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कांस्टेंट है तीनों प्रोसेस के लिए। अब दिया हुआ है ये जो है ग्राफ प्लॉट हुआ P1 प्रेशर पे, ये ग्राफ प्लॉट हुआ P2 प्रेशर पे, ये ग्राफ प्लॉट हुआ P3 प्रेशर पे। तो P1 P2 P3 का क्या ऑर्डर होगा ये आपको बताना है। तो पिछले लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे कि आप क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। तो टेम्परेचर जो है T हो गया, तो टेम्परेचर T के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है V3 P2 और यहाँ वॉल्यूम V2 और यहाँ वॉल्यूम V1। V इक्वल टू K डैश टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर टेम्परेचर इन केल्विन कांस्टेंट है तो जिस केस में वॉल्यूम ज्यादा है मतलब उसका K डैश ज्यादा होगा, तभी तो A इंटू बी का प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है। B ज्यादा, सॉरी B कांस्टेंट है और प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब A का वैल्यू ज्यादा होगा। तो P1 ये जो V1 और T है इस वाले प्लॉट का कांस्टेंट जो है ज्यादा है, तो K डैश, सॉरी K1 डैश लिखिए, K1 डैश ज्यादा है K2 डैश से और K2 डैश ज्यादा है K3 डैश से। K1 डैश मतलब NR अपॉन P1 ज्यादा है, NR अपॉन P2 ज्यादा है, NR अपॉन P3, और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। तो ये वाला वैल्यू ज्यादा, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है सबका कांस्टेंट है,
और ये पूरा वैल्यू अगर ज्यादा है मतलब P1 कम होगा तभी ये पूरा वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 5 को अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, 5 को अगर आप 1.5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 को अगर 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब नीचे वाला वैल्यू जिसमें कम होगा उसका ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगा। ये पूरा वैल्यू ज्यादा है मतलब P1 कम है, P2 इससे ज्यादा होगा, और सबसे कम वैल्यू है P3, सॉरी NR अपॉन P3, तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा P3 का। तो ये आपका प्रेशर का ऑर्डर आ गया। नहीं तो आप V वॉल्यूम के कोरस्पोंडिंग तीनों ग्राफ के टेम्परेचर आप माप लीजिए। तो जैसे ये दोनों हटाइए, मान लीजिए V वॉल्यूम है, इसके कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर आ रहा है T1, टेम्परेचर आ रहा है T2, टेम्परेचर आ रहा है T3। तो V इक्वल टू K डैश इंटू Tk। तो V कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर इन केल्विन ज्यादा है जिस केस में, P3 के केस में टेम्परेचर इन केल्विन ज्यादा है मतलब कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा। A इंटू बी अगर कांस्टेंट है उसमें B ज्यादा है तो A कम होगा तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट हो पाएगा। तो K3 कम होगा तो K3 डैश सबसे कम, K2 डैश सबसे उसके बाद, और K1 डैश। इसमें T1 सबसे कम है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट तभी रहेगा जब A का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो K1 डैश सबसे ज्यादा। तो किसी एक से आप निकाल सकते हैं, किसी एक को कांस्टेंट मानिए, उसके कोरस्पोंडिंग आप कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा और कांस्टेंट के कोरस्पोंडिंग आप P1 P2 P3 का ऑर्डर निकाल सकते हैं। नहीं तो स्लोप से, K डैश आपका स्लोप ही तो है। अब इसमें θ1 θ2 θ3, अगर ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ3 है, तो K1 डैश इक्वल टू tan θ1 होगा। θ1 सबसे ज्यादा तो tan θ1 सबसे ज्यादा होगा, मतलब K1 डैश का वैल्यू ज्यादा होगा। उसके बाद tan θ2, θ2 जो है कम है θ1 से, तो tan θ2 भी कम होगा tan θ1 से, तो K1 डैश से कम होगा K2 डैश। और θ3 θ2 से भी कम है तो tan θ3 भी कम होगा tan θ2 से, तो K3 डैश सबसे कम होगा क्योंकि K3 डैश इक्वल टू tan θ3 होगा। फिर इसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व कीजिए। तो ये तो आपको स्लोप से, स्ट्रेट लाइन जब तक आप नहीं पढ़िएगा अच्छे से क्लियर नहीं होगा स्लोप वाला मेथड, लेकिन इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना के तो सॉल्व कर सकते हैं। स्लोप वगैरह तो रहने ही दीजिए, इसको करने का जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, log v वर्सेस log t का ग्राफ बनाना है। तो इसमें v अपॉन t इक्वल टू k डैश है। अब लॉगरिथम ले लीजिए, log ऑफ v अपॉन t इक्वल टू log ऑफ k डैश, दोनों साइड log ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा। और log ऑफ a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b जिस तरह से होता है उसी तरह से log a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b होता है। तो log ऑफ v अपॉन t, a अपॉन b, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b होता है, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू log ऑफ k डैश log v बाई log t, x में है तो y माइनस एक्स इक्वल टू log k डैश। अब y का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू होगा माइनस log k डैश। तो एक पॉइंट आपको मिल गया एक्स वाई, एक्स y का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू माइनस log k डैश, मतलब x इक्वल टू माइनस log k डैश पे y का वैल्यू 0 होगा। एक बार x का वैल्यू 0 रखिए तो y इक्वल टू log k डैश होगा, 0 तो log k डैश। अब x इक्वल टू 0 ये वाला लाइन है तो इसमें y इक्वल टू log k डैश होना चाहिए। कहीं यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए log k डैश, तो ये log k डैश, सॉरी 0 को मान log k डैश पॉइंट हो गया। एक पॉइंट है x का वैल्यू माइनस log k डैश, तो 0 से इधर नेगेटिव माइनस log k डैश, और y का वैल्यू 0 तो x एक्सिस पे ही लाई करेगा तो माइनस log k डैश कोमा 0। दो पॉइंट मिल गया, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये जो है log v वर्सेस log t का ग्राफ हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन तो यही होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए दो पॉइंट अगर आपको मिला है तो दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाता है। इसके बाद दिस ग्राफ इज ओनली व्हेन k डैश इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो है log का प्रॉपर्टी होता है, log a टू द बेस b में a जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर 0 से a बट लेस देन 1 अगर है तो log का वैल्यू निगेटिव में आता है, और अगर a जो है ग्रेटर देन 1 है
तो log का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, मतलब log a का वैल्यू पॉजिटिव में होगा। यहाँ पे log k डैश मतलब बेस जो है 10 ही एज्यूम किया जाता है, log का बेस 10 माना जाता है, तो b का वैल्यू 10 है। वो आप लोग मैथ्स में पढ़िएगा लॉगरिथम में डिटेल में। अभी बस ये जानिए कि log a log k डैश अगर a ग्रेटर देन 1 है तो log a पॉजिटिव होगा, मतलब k डैश अगर ग्रेटर देन 1 है तो log k डैश पॉजिटिव होगा। अगर 0 से 1 में लाइक करता है k डैश तो log k डैश निगेटिव होगा। अब अगर log k डैश ये पॉजिटिव है तब माइनस log k डैश निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में log t लाई करेगा। अगर k डैश 0 से 1 में लाइक कर रहा है तो log k डैश निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस log k डैश प्लस एक्स एक्सिस में लाइक करेगा। और log k डैश पॉजिटिव ना निगेटिव है तो इस एक्सिस में चला आएगा। अगर 0 to 1 में k डैश लाई करेगा तो 0 से ग्रेटर देन k डैश बट लेस देन 1, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसीलिए ये वाला ग्राफ तब होगा जब आप log k डैश को पॉजिटिव मान रहे हैं, और ये पॉजिटिव तब होगा जब k डैश ग्रेटर देन 1 होगा। ये जो है log का ही प्रॉपर्टी होता है, तो वही पॉइंट यहाँ पे है। इसके बाद ये वाला पॉइंट तो आइसोथर्म के तरह ही है कि जब पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर रहे तो आइसोबार कहलाता है। इन ए ग्राफ हैविंग कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबार। उसी तरह से अगर कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस रहे तो आइसोथर्म, कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस रहे तो आइसोकोर। आइसोकोर भी आगे हम लोग पढ़ ही लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो V इक्वल टू k डैश टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये होता है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का फॉर्मूला। V बाई इक्वल टू k डैश, ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एक्स एक्सिस पे है तो x प्लस 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी प्लस 273, तो y इक्वल टू k डैश x प्लस k डैश इंटू 273, k डैश इंटू 273, ये कांस्टेंट है, इसको 273 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी कांस्टेंट ही आएगा, तो कोई कांस्टेंट c के बराबर होगा इसका वैल्यू, तो कांस्टेंट c मान लीजिए। y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन ही होगा। इस केस में ये ओरिजिन से लाई नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 नहीं आएगा, x इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू c आएगा, तो c के बराबर वैल्यू आ रहा है, तो इसलिए ओरिजिन से ये पास नहीं करेगा क्योंकि 0,0 नहीं हो रहा। अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तब ये ओरिजिन से पास करता। तो एक पॉइंट तो मिल गया। अब एक बार y को 0 रख दीजिए, तो y को जब 0 रखिएगा तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू माइनस 273 होगा, तो माइनस 273 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 0। ये x एक्सिस y इक्वल टू 0 का लाइन होता है। अब इसमें x इक्वल टू माइनस 273, तो ये वाला पॉइंट जो है माइनस 273,0। अब यहाँ पे ये जो है c कोमा 0 होगा, c आपका k डैश इंटू 273, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू k डैश इंटू 273, सॉरी c 0,c होगा ना, y c के इक्वल है, x तो 0 ही है, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा वहां पे x तो 0 ही होगा। अब y का क्या वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा, 1 2 3 4 इस तरह से रहता है, तो c पे जाके c के इक्वल होगा, तो 2 पॉइंट मिल गया, इसको मैच कर दीजिए, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये इधर डॉटेड से इसलिए गए हैं क्योंकि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस आप सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर संभव ही नहीं है। 0 केल्विन टेम्परेचर बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, तो इसलिए इधर डॉटेड लाइन से कि अगर माइनस 273 केल्विन सॉरी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाए तो उस केस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस जो है 0 होगा, मतलब गैस कुछ भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा इस टेम्परेचर पे। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, 0 केल्विन टेम्परेचर अटेन कर पाना प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। अब जो है इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। इफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस कंटेन्ड इन ए वेसल इंक्रीज्ड बाय 1% व्हेन हीटेड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर इन केल्विन इज, तो वॉल्यूम जो है गैस का वो 1% से इंक्रीज हो जाता है जब आप टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं, तो
तो इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा केल्विन में, ये आपको बताना है। तो मान लीजिए कि इनिशियली टेम्परेचर जो है T केल्विन था, तो जब हीट किए तो फाइनल टेम्परेचर T केल्विन से T केल्विन प्लस 2 हो गया, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कीजिए या 2 केल्विन से इंक्रीज कीजिए, एक ही बात हो गया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि इनिशियली टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस था, बाद में ये 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया तो T डिग्री सेल्सियस प्लस 2 हो गया। तो टेम्परेचर इन केल्विन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इन केल्विन होगा इनिशियली T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और टेम्परेचर फाइनली होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इतना है प्लस 273, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इतना, ये पूरा टेम्परेचर ही हो गया, और साथ में 273 ऐड कीजिएगा तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 275, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 प्लस 2, और इनिशियली आपका टेम्परेचर इतना था केल्विन में, तो टेम्परेचर जो है फाइनली हो गया टेम्परेचर इन केल्विन प्लस 2, तो इनिशियली अगर टी के टेम्परेचर है तो फाइनली टी के प्लस 2 हो जाएगा। तो V बाई टी सॉरी V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। चार्ल्स लो, प्रेशर कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस में और अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है। ये नहीं दिया हुआ प्रेशर के बारे में, मतलब साफ है कि प्रेशर पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट ही है। तो इनिशियली वॉल्यूम V1 है तो टेम्परेचर Tk है, फाइनली जो है वॉल्यूम आपका 1% इंक्रीज हो गया, मतलब V प्लस 1% ऑफ V, तो V बाई 100, तो 101V अपॉन 100 हो गया फाइनल टेम्परेचर, सॉरी फाइनल वॉल्यूम। तो टेम्परेचर आपका हो गया T2 Tk प्लस 2। इसको अब आप सॉल्व कीजिए, V से भी कैंसिल आउट, तो Tk प्लस 2 इक्वल टू Tk इंटू 101 अपॉन 100। इसके बाद इधर आएगा तो 100 Tk प्लस 200 इक्वल टू 101 Tk, तो इधर आएगा तो 101 माइनस 100 Tk, तो Tk इक्वल टू 200। तो टेम्परेचर जो है केल्विन में इनिशियली 200 था और फाइनली टेम्परेचर जो है 200 से 202 केल्विन हो गया। हमको इनिशियल टेम्परेचर ही पूछ रहा है, तो इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में 200 है, आंसर आपका 200 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 3 लीटर contains air at 1 atm pressure. The container is heated from initial temperature to a small T degree centigrade. The amount of air expelled from the container measured 1.45 liter at 17 degree Celsius and 1 atm pressure. Find the volume of T. Number of mole equal to constant. तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास एक 3 लीटर वॉल्यूम का कंटेनर है, लेकिन ये ओपन है, मतलब इसमें जो गैस फिलअप है ये 3 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब जो है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, V अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन ये ओपन है तो वॉल्यूम जो बढ़ेगा वो बाहर चला आएगा, एक्सपेल्ड कर जाएगा। तो जो एयर एक्सपेल्ड करता है, तो मान लीजिए कि V वॉल्यूम एक्सपेल्ड कर जाता है, इससे बाहर चला आता है, तो जो इसके अंदर गैस है उसका वॉल्यूम तो 3 लीटर रहेगा ही, 3 लीटर, और V वॉल्यूम इसके कारण, तो वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया 3 लीटर इसमें, और V वॉल्यूम एक्सपेल्ड कर गया, तो वॉल्यूम फाइनल हो गया 3 प्लस V लीटर। ये कब हो गया? T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और प्रेशर 1 atm ही रहेगा। ये 1 atm प्रेशर कैसे रहेगा? तो ये जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एयर जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, तो एयर का भी प्रेशर 1 atm ही रहेगा, इस पे कोई प्रेशर तो अप्लाई नहीं हो रहा है, और इस कंटेनर के अंदर भी प्रेशर 1 atm ही है लिखा हुआ है, तो प्रेशर कांस्टेंट है और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट ही होगा। टोटल अमाउंट ऑफ गैस कितना होगा? पहले इसमें अगर n मोल था तो टोटल ये 3 लीटर प्लस V वॉल्यूम जो एक्सपेल्ड हुआ, दोनों मिला के n मोल ही रहेगा, तो V अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दीजिए, चार्ल्स लो। तो इनिशियली 3 अपॉन टेम्परेचर कितना है 27 प्लस 273, 300 केल्विन है, ये आपका होगा V फाइनल अपॉन T फाइनल, तो V फाइनल है 3 प्लस V लीटर, V
लीटर मान लीजिए एक्सपेल्ड किया, तो इसके अंदर जो गैस बचा वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, तो यही वॉल्यूम 3 लीटर हो गया, और v लीटर एक्सपेल्ड किया, तो 3 प्लस वी अपॉन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, मतलब T प्लस 273 केल्विन होगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ, द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड, इसको हम लोग मेजर्ड किए 17 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर पे, तो वॉल्यूम जो है 1.45 लीटर हुआ। मतलब इससे जो वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ इसको हम लोग एक कंटेनर में स्टोर कर लिए, और उस कंटेनर का टेम्परेचर जो है 17 डिग्री सेल्सियस था और प्रेशर 1 एटीएम पे मेजर किए, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस आया 1.45 लीटर। तो वॉल्यूम जो है 1.45 लीटर आया, और T डिग्री सेल्सियस पे हम माने कि भी वॉल्यूम एक्सपेल्ड किया, तो यहां से जो वॉल्यूम एक्सपेल्ड किया वो V लीटर था, और टेम्परेचर था T डिग्री सेल्सियस, प्रेशर था 1 एटीएम, और ये सारा अमाउंट दूसरे कंटेनर में रखे जिसका कि 17 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, प्रेशर, तो प्रेशर देखिए कांस्टेंट है, तो एक बार और 400 लगेगा, V1 अपॉन T1, V अपॉन T डिग्री सेल्सियस है, मतलब T प्लस 273 है, ये होगा V2 अपॉन T2, V2 है 1.45 लीटर अपॉन T2, टेम्परेचर है 273 प्लस 70 290, तो यहां से V अपॉन T प्लस 273 इक्वल टू दिस आ गया, V अपॉन T प्लस 273 इक्वल टू दिस रखिए, तो आपका वैल्यू होगा 3 अपॉन 300, 1 अपॉन 100 इक्वल टू 3 अपॉन T प्लस 273 प्लस दिस इक्वल टू 1.45 अपॉन 290, ये जो है 2 टाइम्स, तो 1 अपॉन 200, तो यहाँ से 3 अपॉन T प्लस 273 इक्वल टू 1 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 200, तो 1 अपॉन 200 होगा, तो 200 इंटू 3 600 इक्वल टू T प्लस 273, तो टेम्परेचर होगा 600 माइनस 273 327 डिग्री सेल्सियस। इसमें ये वाला इक्वेशन आप समझ रहे हैं ना कैसे हुआ? अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसको इस तरह से समझिए कि नंबर ऑफ मोल आप निकाल लीजिए, जिसे हम क्या एज्यूम किए कि V वॉल्यूम एक्सपेल्ड कर गया जब हम T डिग्री सेल्सियस से हीट किए, तब मतलब नंबर ऑफ मोल जो होगा V वॉल्यूम का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू प्रेशर 1 एटीएम ही है इंटू वॉल्यूम V लीटर हम माने हैं अपॉन R इंटू T डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे इतना वॉल्यूम है, तो ये V वॉल्यूम हम T डिग्री सेल्सियस पे ही माने ना, कि अगर इसको हम किसी दूसरे कंटेनर में रखें जिसका कि टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, तो ये V वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो अपॉन R इंटू T, और जो अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड हुआ इसको हम मेजर किए एक वैसे कंटेनर में रख के जिसका कि वॉल्यूम 1.4 लीटर था और प्रेशर 1 एटीएम ही रखे, तो पता चला कि इसका टेम्परेचर आ रहा है 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो भी वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ इसमें जितना नंबर ऑफ मोल है उतना ही नंबर ऑफ मोल इसमें भी होना चाहिए, और इसका नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हैं, पी वी अपॉन आर टी, 1 इंटू भी वॉल्यूम है 1.45 अपॉन आर इंटू टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब 219, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा V अपॉन आर टी, 1.45 अपॉन आर इंटू 290, तो V अपॉन आर इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ T प्लस 273 करते हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल में भी PV अपॉन आर टी जो रहता है टेम्परेचर इन केल्विन ही होता है, तो टेम्परेचर T प्लस 273 ही होगा, R से R कैंसिल आउट, वही आ गया V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। एक्चुअली में ये दो कंडीशन ही हो गया एक तरह से, कि आपके पास V लीटर वॉल्यूम है, टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 1 एटीएम। अब इसको दूसरे कंटेनर में रखे इस पूरे गैस को जिसका कि वॉल्यूम 1.45 लीटर है, टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 1 एटीएम। तो ये पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, जितना मोल इस गैस में था वो पूरा का पूरा इस कंटेनर में आ गया, तो नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट है, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 हो जाएगा, चार्ल्स लॉ वैलिड है। तो आपका जो टेम्परेचर है 327 डिग्री सेल्सियस आएगा, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से हम लोग 327 डिग्री सेल्सियस तक हीट किए हैं, तब
आपका जो वॉल्यूम एक्सपेल्ड हुआ इस कंटेनर से, उसको हम 17 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर पे मेजर किए तो वॉल्यूम एक्सपेल्ड आया 1.45 लीटर। तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।